Good evening, everyone. Today we will read about the combination of resistor, that is series and parallel combination. ठीक है, तो क्या होता है, कभी भी सिंगल रजिस्टर यूज नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमेशा यूज होता है। या अगर आप डिवाइसेस भी देखो, है ना, तो दे आर आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे आपके घर में एक डिवाइस है नहीं, कई सारे डिवाइस, तो किस प्रकार का कनेक्शन है वो अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल इस पूरे चैप्टर का दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप माय वॉइस इज नाउ। सी, इफ यू लुक एट सीरीज का एक जनरल मीनिंग, इफ यू आर सर्चिंग द इंग्लिश डिक्शनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? वन आफ्टर द अदर, है ना। सीरीज ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। तो अब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात अपन कर रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब व्हेन वन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द अदर इन अ लीनियर ऑर्डर। लीनियर मतलब एक के पीछे। ट्रेन के डब्बे देखे ना, एक डब्बे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, उनका बस एक एंड आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे ये डब्बा है, इसका ये एंड इस बोगी से कनेक्टेड है, फिर इस बोगी का अगला एंड दूसरे बोगी से कनेक्टेड है, मतलब एक के पीछे, है ना। जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ रो इन योर क्लास, चार बच्चे बैठे हैं तो वो सीरीज में बैठे हैं, एक के बाजू में एक बैठा है। एक पार्ट इसको टच कर रहा है, एक पार्ट इसको टच कर रहा है, दोनों पार्ट एक ही इंसान से कनेक्शन में नहीं। तो जब सिंगल साइड या लीनियर कॉम्बिनेशन है या एक के पीछे एक कनेक्शन है, तो ऐसे कनेक्शन को अपन सीरीज बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई उसके पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो सपोज आई हैव थ्री रेजिस्टेंस, this is R1, this is R2 and this is R3। अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ इसका ये एंड जोड़ा है, फिर इसका अगला एंड इसके साथ, फिर ऐसा, है ना। सो दीज थ्री रेजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये लीनियर फैशन है, एक के पीछे। कैसे आपके ट्रेन के डब्बे जुड़े रहते हैं, ऐसे ही आपका सीरीज का पैटर्न होता है, वन आफ्टर द अदर। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई पैटर्न के हिसाब से। अब आपको पढ़ना है, मान लो ये पोटेंशियल V है और सेल ने टोटल करंट दिया I। आपको बेसिकली जो डेफिनेशन बतानी है इसके टर्म्स में भी आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको करंट के टर्म्स में भी डेफिनेशन बतानी है। अब एक बात ध्यान रखना, करंट तभी डिवाइड होगा जब उसके पास दो रास्ते होंगे या तीन रास्ते हों। लेकिन अगर एक सिंगल रहा, जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा जो सर्किट है ये एक सिंगल पाथवे है, कहीं पे डिवीजन नहीं है ना। मान लो अगर ऐसा होता, ये एक अलग पाथ है, ये एक अलग पाथ है, तो कुछ करंट यहाँ चला जाता I1 और कुछ करंट I2 यहाँ चला जाता। बट अगर आप यहाँ पे देखो, सीरीज में देयर इज अ सिंगल पाथ, एक लीनियर पाथ है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द डिवाइसेस। तो ये डेफिनेशन भी हो गई सीरीज की। टू और मोर रेजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू देम, दैट इज गिवन बाय द सेल और द बैटरी। जो सेल या बैटरी करंट देता है उतना ही करंट सबके थ्रू फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। अब आप कह सकते हो हाँ सर, ये मान लो छोटा हो, ये बड़ा हो, ये और भी बड़ा हो, तो उससे मतलब नहीं है। नेट रेजिस्टेंस निकलेगा कुछ, नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से ये सेल करंट देगा, जो भी करंट देगा सभी के थ्रू करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सीरीज में आपको मेन क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ लीनियर ऑर्डर या लीनियर फैशन, दैट इज वन आफ्टर द अदर। उसके बाद same current flows through all the resistance and it is equal to the current given by the cell or the battery। इस केस में it is equal to the current given by the cell or the battery। अच्छा, अब तीसरी चीज ध्यान देना,
पोटेंशियल का अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके देखो जितने भी डिवाइस हैं आपके घर में भी, जितने डिवाइस हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल आता है, ठीक है। अपने घर में कितना पोटेंशियल आता है, इन आवर हाउस होल्ड द पोटेंशियल दैट वी आर रिसीविंग इज 220 वोल्ट, है ना, इतना पोटेंशियल आता है और सबके अक्रॉस पोटेंशियल रहता है। तो यहाँ भी सभी के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, जितने डिवाइस होंगे, जितने रेजिस्टेंस होंगे, सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल। आप ये मान लो कि इसके अक्रॉस ये जो R1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, ये R2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है और ये R3 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 आ गया। ये मैंने वोल्ट मीटर लगाए हैं, V1 V2 V3। वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस कुछ अलग, इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। मैंने मुझे पहले V1 निकालना है, ठीक है। देखना है V1 कितना आएगा, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस क्या है R1, आई R1। अब मुझे V2 निकालना है, V2 कितना आएगा, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस क्या है R2, V2 आएगा I R2। फिर मुझे V3 निकालना है, फिर से करंट कितना है I, करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो V3 कितना आ गया I R। तो सीरीज में सबके अक्रॉस करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल क्या कर जाता है, वैरी कर जाता है। और अगर मैं इन सभी के पोटेंशियल का सम कर दूं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज में आपको ध्यान क्या रखना है, द पोटेंशियल ड्रॉप या sum of potential drop across all the resistance is equal to potential drop of the cell or battery। ये चीज ध्यान रखनी है, तीन चीज ध्यान रखनी है लाइन से। सबसे पहले लीनियर ऑर्डर में कनेक्टेड है वन आफ्टर द अदर। सेकेंड चीज, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू द करंट गिवन बाय द सेल और द बैटरी। तीसरी चीज, the sum of potential drop across each and every resistance is equal to the potential drop or potential difference of the cell or the battery, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, they are connected in linear order, same current flows through all the resistance and it is equal to the current given by the cell or the battery। sum of the potential drop V1 plus V2 plus V3 across every each resistance is equal to the total potential of the cell or the battery। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। Now what we have to do is we have to find नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, अब मुझे इनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये जो भी अपन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, नेट रेजिस्टेंस निकालना। अब आप ये मान लो इन तीनों रेजिस्टर का नेट रेजिस्टेंस R है, ठीक। अभी मैंने क्या बताया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो V किसके बराबर आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द सेल। V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R, वेयर I इज द टोटल करेंट एंड R इज द नेट रेजिस्टेंस। ये जो R मैंने लिखा है ये इन तीनों रेजिस्टर्स का सीरीज में नेट रेजिस्टेंस है। मुझे R की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो V की जगह में क्या लिख दूंगा, टोटल करेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। V1 कितना है, IR1, ठीक है।
V2 कितना है IR2 और V3 कितना है IR3। वैल्यू पुट कर दो वहां लाइन से, IR2 प्लस सॉरी IR3 IR, इन सभी में कॉमन क्या है I बाहर आ गया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। बोर्ड हिल रहा है। I और I क्या हो गए कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कुछ नहीं करना है, लाइन से सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। ध्यान रखना हमेशा ऐड करना है, कभी भी रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और इनकी आर की कभी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएगी। समझ गए, रेजिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होगा, हाँ रेजिस्टेंस 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमेशा ऐड करना है। अब यहाँ केवल 3 रजिस्टर है, अगर मैं 10 दे देता तो R1 प्लस R2 डैश डैश प्लस R10, 50 दे दूंगा, सबको लाइन से ऐड कर दो। तो सीरीज में कुछ नहीं करना है, सभी रेजिस्टेंस को लाइन से क्या कर देना है ऐड कर देना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये लिख लो डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आई विल गिव इट टू यू। तो देखो इसमें अपन लास्ट में एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। लिख लो ये लाइन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ, in series combination net resistance is equal to sum of all the individual resistance. Net resistance is equal to sum of all the individual resistance। लाइन से बस ऐड कर देना है, ठीक है। कभी भी सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई सीरीज में नहीं करना, और सिंपली ऐड करना है, सिंपल प्लस करना है, और कुछ नहीं करना। लिख लिया सभी ने? नाउ सी, सपोज आई हैव n रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस है मेरे पास, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर n, और उन सभी की वैल्यू क्या है R है, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे डैश 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 बहुत दूर तक n रेजिस्टेंस कनेक्टेड, n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन दिस केस नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R डैश डैश टू n। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा n इंटू R, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, मेरे पास 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं और उनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया, तो 10 प्लस 10 करोगे तो सिंपली 10 10 कर दो, 10 10 100। मेरे पास 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, 10 प्लस 10 20, 10 2 20। तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल है सीरीज में, तो आप कैसे निकालोगे नेट रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जो भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज 10 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। तो 10 रेजिस्टेंस हैं, n कितना हो गया 10, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm, 4 10 40 ohm, आंसर आ गया। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज रेजिस्टेंस। तीन चीज फिर से हम लोग तीन चीज ध्यान रखनी है, दे आर कनेक्टेड इन अ लीनियर ऑर्डर वन आफ्टर द अदर, same current flows through each of the resistor and the current is equal to the current given by the cell or the battery। और तीसरा, the potential, the sum of the potential drop across each resistor is equal to the potential drop across the cell or the battery। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, सीरीज में हो क्या रहा है, मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों की वैल्यू 1 1 ओम है, तो मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। कितना हो गया नेट रेजिस्टेंस, 1 + 1 2। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ऐड हो रही है,
मतलब रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही एक कारण है कि अपने घर में जो भी कनेक्शन है वो सीरीज नहीं है, वो कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल अभी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन this is one of the reason why we are not using series combination in our household. Why? Because all the resistance are getting added up. The net resistance will increase, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। When the resistance will increase, the current will decrease. तो बहुत कम करंट आएगा। उसके बाद एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन घर में यूज क्यों नहीं करते, उसका कारण बताओ। तो एक तो मतलब 3 नंबर का सवाल आ गया। तो एक तो कारण ये हो गया, पहला क्या हो गया, सिंस ऑल द रेजिस्टेंस आर एडिंग अप सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फिनोमिनली as a result of which the current decreases and every device cannot get adequate amount of current. हर डिवाइस एक प्रॉपर करंट रेटिंग पे काम करता है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, अब देखो ये लाइन से जुड़े ना एक के पीछे, या फिर ये देख लो ये वाला डायग्राम, ये एक के पीछे एक जुड़े हैं। अब मान लो ये खराब हो गया, ये खराब हो गया। अगर ये खराब हो गया तो अब करंट इसके आगे नहीं जाएगा। करंट इसके आगे नहीं जाएगा मतलब ना करंट इसमें जाएगा ना करंट इसमें जाएगा। या मान लो ये खराब हो गया, अगर ये खराब हो गया तो सर्किट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर सर्किट डिसकंटिन्यूस हो गया तो करंट फिर इसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अगर करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इसका मतलब अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो फिर बाकी डिवाइस भी काम नहीं करेंगे। चलो मैं दूसरा ले लेता हूँ। दूसरा, मान लो ये सही है, ये खराब हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। अब करंट इसके आगे भी नहीं बढ़ेगा। अब करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट। क्लोज सर्किट में जब पूरा चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ चार्जेस निकले, जस्ट सपोज यहाँ से चार्जेस निकले, यहाँ तक पहुंच गए, फिर वो वहां लौट नहीं पाए, ऐसे चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। कंप्लीट होना चाहिए सर्किट। जहां भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ब्रेक हो जाएगी और चार्जेस पे फ्लो लगना बंद हो जाएगा। पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगती है, ना क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ। जहां पे ब्रेकेज हो जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ब्रेक हो जाएगी और चार्जेस पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा और चार्जेस मूव नहीं करेंगे। तो अगर ये भी ब्रेक हो गया तो भी कोई डिवाइस काम नहीं करेगा, ये भी ब्रेक हो गया तो भी कोई डिवाइस काम नहीं करेगा। मतलब सीरीज में अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो फिर सारे डिवाइस काम करना बंद कर देते। ये सीरीज का दूसरा ड्रॉबैक है। तो सपोज अपने घर में होता सीरीज कॉम्बिनेशन और एक बल्ब फ्यूज होता है ना, बल्ब में फिलामेंट होता है ना, ऐसा देखा है ना, ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट ब्रेक हो गया, ऐसे हिलने लगता है, टैं टैं फिलामेंट हिलता रहता है। अब अगर मान लो सीरीज में लगे रहते तब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब पूरे घर की लाइट गोल हो जाती है अगर एक डिवाइस खराब होता है। बट क्या ऐसा होता अपने घर में? अपने घर में ऐसा नहीं होता। अगर एक बल्ब फ्यूज है तो बाकी डिवाइस अपना काम करते रहते। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो पैरेलल में जुड़े हैं। पैरेलल बस अपन आगे पढ़ने वाले। तो दिस इज द सेकेंड fault of series कि if one device stops functioning then the entire circuit is broken down, none of the device will function. एक और ड्रॉबैक आप ले लो, यहाँ देखो, सीरीज में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल अलग है। सभी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कुछ अलग है, इसके अक्रॉस कुछ अलग है, इसके अक्रॉस कुछ अलग है। तो ये भी एक दिक्कत है। हर डिवाइस एक सर्टन पोटेंशियल पे काम करता है। एसी और फ्रिज में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि कई बार वो बहुत ज्यादा करंट या वोल्टेज खींच लेता है, या कई बार वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। तो चलो ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो जाएगा तो आपका एसी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर इसलिए लगाया जाता है ताकि कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रहे। अब यहाँ पे सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग है, तो ये कुछ और वोल्टेज खींचेगा, ये कुछ और, ये कुछ और। तो यहाँ भी एक दिक्कत आ जाएगी, है ना। एक और दिक्कत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द मेटल आयन, है ना। मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया
तो कोलिजन भी ज्यादा हो गए, कोलिजन ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गया, ताली बजाओ तो क्या होती है, हीट, है ना, वो बेमोल ऐसा साउंड होता है, वहां साउंड इतना नहीं होता, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी। वो भी एक दिक्कत है। तो आग वाग लग सकती है आपके घर में अगर सीरीज में आपने बहुत कुछ कनेक्ट कर दिया। तो ये सारी दिक्कतें हैं सीरीज में, जिसके कारण हम सीरीज को घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या क्या हो गया, पहला, सबसे पहला, अगर एक डिवाइस खराब हुआ तो बाकी डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेकंड, आपका पोटेंशियल ड्रॉप सबके अक्रॉस डिफरेंट रहता है। थर्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाता है, जिससे सर्किट में डैमेज हो सकता है या फिर डिवाइसेस भी डैमेज हो सकते हैं। So these are the faults in series combination. ठीक है, क्लियर है सभी को? So see, these are the faults of series combination that we have discussed, but series has one potential advantage. अभी मैंने क्या बताया, सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितने भी डिवाइस हैं आपके, दोज हु आर वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कौन कौन से डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन वो पानी की रॉड है ना, वाटर रॉड जो भी उसको बोलते हैं, फिर इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, इन सब में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है और वो वहीं से हीट प्रोड्यूस करता है। तो सीरीज का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन ऑल द डिवाइस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आयरन, इलेक्ट्रिक रॉड, ये सारी चीज एक उसका फायदा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ सी, दिस इज द डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक, वी हैव थ्री रेजिस्टर R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो डेफिनेशन सबसे पहले अपन कॉन्फ़िगरेशन की देखते हैं। यहाँ देखो, ये R1 के दो एंड है, मान लो ये एंड X है, मान लो ये एंड A है और ये एंड B है, ये एक उसका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। R2 के भी ये दो एंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। इसका लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से जुड़ा है, इसका राइट हैंड इसके राइट एंड या टर्मिनल से जुड़ा है। सिमिलरली R3 के लिए भी, इसका ये टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, इसका ये टर्मिनल यहाँ जुड़ा है। तो आप देख लो, इन तीनों रेजिस्टेंस का, इनका जो लेफ्ट टर्मिनल है उसके लिए एक जंक्शन है और इनका जो राइट टर्मिनल है उसके लिए भी एक जंक्शन है। तो आप ये कह सकते हो, टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ बोथ देयर टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसा ये सीरीज ऐसा था, एक के पीछे एक ही एंड जुड़ा था, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों एंड आपस में जुड़े। दिख रहा है आपको डायग्राम में, R1 का एक एंड, R2 का एक एंड, R3 का एक एंड यहाँ मिल रहा है और इनका जो राइट एंड है वो यहाँ मिल रहा है। तो तीनों के दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं। So two or more resistors are said to be connected in parallel if both their ends are connected to each other. दोनों एंड आपस में जुड़े। क्लियर है डायग्राम से ये सभी को? ठीक है, अब ये तो बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन कि कैसा उसको अरेंज किया, अरेंजमेंट के हिसाब से डेफिनेशन हो गई। नाउ वी हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V है, करंट क्या है, I है। अब देखो यहाँ पे तीन रास्ते हो गए, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। मैंने क्या बोला, जैसे रास्ते बनेंगे करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर सिंगल रास्ता है तो करंट एक ही रहेगा, बट जैसे आपके पाथवे डिवाइड होंगे करंट विल ऑल्सो डिवाइड। तो यहाँ पे कितना करंट चला जाएगा, I1, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I2, और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I3। ये I1 पूरा यहाँ से फ्लो करेगा, ये I2 पूरा यहाँ से फ्लो करेगा, ये I3 पूरा यहाँ से फ्लो करेगा। फिर से I1, I2 और I3।
और फिर इस टर्मिनल में ये तीनों करंट मिलेंगे और वापस से क्या बना देंगे, टोटल करंट आई। तो आई करंट सर्किट से जा रहा था और आई करंट वापस आएगा, ठीक है। बस होगा क्या, क्योंकि तीन रास्ते हैं तो करंट आपका तीनों रास्तों में बट जाएगा। R1 में मैंने मान लिया कि R1 में करंट गया I1, R2 में करंट गया I2 और R3 में करंट गया I3 सॉरी। और फिर वापस इस टर्मिनल में वो वापस कंबाइन हो गए I1 प्लस I2 प्लस I3 और टोटल करंट क्या हो गया I। तो देखो सीरीज का जस्ट उल्टा हो रहा है। सीरीज में क्या था, करंट सबके थ्रू सेम था, बट यहाँ पे करंट सबके थ्रू क्या है, डिफरेंट। अच्छा, सीरीज में क्या था, पोटेंशियल सबके अक्रॉस डिफरेंट था। सीरीज में पोटेंशियल वाज डिफरेंट अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, इन पैरेलल पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड इट इज इक्वल टू द सॉरी potential across each of the resistance is same and is equal to potential of the cell or battery। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर पोटेंशियल V रहेगा, यहां भी पोटेंशियल V रहेगा और यहां भी पोटेंशियल V रहेगा। तो इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये पैरेलल की खासियत है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। करंट क्या रहता है, डिफरेंट। जैसे अपने घर में कितना पोटेंशियल आता है सबके घर में, 220 वोल्ट। इसका मतलब अगर आप एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब भी जला रहे हो उसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट पोटेंशियल है, और अगर आप वॉशिंग मशीन भी चला रहे हो उसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच एंड एवरी डिवाइस, ये ध्यान देना। तो पैरेलल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, two or more resistance are said to be connected in parallel। पहला point if both the ends of the resistors are connected to each other। उसके बाद potential across each resistor is same and it is equal to potential of the cell or battery। सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा और कितना रहेगा, जो कि सेल और बैटरी का पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट, द करंट विल डिवाइड इटसेल्फ। क्लियर है, ये सबको क्लियर है इतना, ये बात हम सब याद करने वाला है पूरा, ठीक है। सीरीज का जस्ट उल्टा है। अब फिर से मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब मैंने ये मान लिया कि इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, जो डिवाइड होता है उसी को लेते हैं। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था तो पोटेंशियल को लिया था, यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। तो I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाई आर। यार नहीं चला गया, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, द टोटल करेंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है ना, यहाँ से टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, अब I का फॉर्मूला क्या है, पहले मैं नेट करंट के लिए देखता हूँ। नेट करंट किसके बराबर होगा, नेट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो I हो गया V बाई आर। यहां पे आ जाओ, I1 पोटेंशियल कितना है V, रेजिस्टेंस क्या है R1, तो I1 हो गया V बाई R1। सिमिलरली I2 पोटेंशियल क्या है V, रेजिस्टेंस क्या है R2, तो I2 हो गया V बाई R2 और I3 हो गया V बाई R3। क्लियर है, V सब में क्या है कॉमन, तो ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट V बाई R इज इक्वल टू, V मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V और V कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। This is the formula for parallel combination of resistance। Note down। इसमें write one point लिख लो,
in parallel combination, in parallel combination, the reciprocal of the net resistance in parallel combination, the reciprocal of the net resistance is equal to, in the parallel combination, the reciprocal of the net resistance is equal to the sum of the, is equal to the sum of the reciprocal of, is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance, the sum of the reciprocal of individual resistance. मतलब यही चीज तो मैंने वर्ड्स में कह दिया है, ठीक है, ध्यान देना, the sum of the reciprocal of individual resistance. Everybody has written it. What is the formula of parallel combination? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. अब यहाँ मेन पॉइंट देख लो क्या क्या है. सबसे पहले सपोज मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों की वैल्यू सपोज 1 ओम, तीनों की वैल्यू सेम, मतलब ठीक है. आई हैव 3 रेजिस्टेंस, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 1 ओम, सबकी वैल्यू 1 ओम है. किसी ने मुझसे कहा कि भैया मेरे नेट रेजिस्टेंस निकालो पैरेलल में, ये दिया फॉर्मूला, मैंने पुट कर दिया. 1 by R is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1. 1 by R is equal to, इसका तो मतलब है नहीं नीचे वाले 1 का, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. अब ध्यान देना, 99% बच्चे, इनफैक्ट ए सेक्शन के बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं, मतलब पैदा ही होशियार होते हैं, जिनके डीएनए बहुत स्ट्रांग होते हैं, जीन बहुत स्ट्रांग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करते हैं. भैया मेरे रेसिप्रोकल का वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे आर का वैल्यू निकालना है. तो अगर आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो आपको 3 नंबर में हार्डली आधा या 1 नंबर मिलेगा. तो आपका आंसर क्या आएगा एक्चुअल, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आएगा R इज इक्वल टू 1/3 ओम. ये आपका नेट रेजिस्टेंस आया. क्लियर है सभी को? कैसे किया? तो पहली चीज है भैया, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, ठीक है. उसके बाद जो दूसरी चीज है, देखो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 1 ओम, और आंसर कितना आया, 1/3. ऑब्वियस सी बात है 1/3 1 ओम से छोटा है. तो एक बात ध्यान रख लेना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी होती है. इनफैक्ट जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी होगी. समझ गए? तो एक बात ये ध्यान रखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस will be smaller than the smallest resistance present in the combination. मतलब अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, निकालो इसका नेट रेजिस्टेंस. आई हैव 3 रेजिस्टेंस, R1 1 है, R2 की वैल्यू 2 है और R3 की वैल्यू 3 है. इसका नेट निकालो, कितना आएगा आप करके बताओ मेरे को पैरेलल में. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल? कम ऑन डू इट. So remember, in parallel combination of resistance, the net resistance that you will have obtain, जो भी net resistance आएगा वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस वैल्यू से भी छोटा होगा. तो इसका कहने का मतलब सिंपली ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना. तो पैरेलल, अब क्वेश्चन ये आ गया भैया, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए अपन घर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण, ये 2 डिवाइस दिए हम दिमाग है ना, यहाँ पे एक बल्ब लगा है और यहाँ पे लगा है आपका टीवी, ऐसे लगे ये पैरेलल में. मान लो बल्ब हो गया आपका फ्यूज, बल्ब हो गया फ्यूज, तो बल्ब से करंट जाना हो गया बंद. लेकिन यहाँ से तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, अगर ये आपकी मेन सप्लाई है, एसी का सिंबल ऐसा होता है अपने घर में आता है,
अगर ये अपनी मेन से सप्लाई चिड़िया बन गया, सॉरी यार ऐसा होता है, अरे मेरे को बनने कोई बात नहीं, ये तो खराब हो गया, लेकिन ये जो ये देखो ये वाला जो पाथ है, ये पाथ तो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो टीवी आपका चलता रहेगा भले आपका बल्ब फ्यूज क्यों ना हो जाए। तो एक डिवाइस की फंक्शनिंग दूसरी डिवाइस पे डिपेंड नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। अपने घर में कितना पोटेंशियल रहता है, 220 वोल्ट। तो किसी को ना कम ना किसी को ज्यादा। तीसरी चीज, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारे डिवाइसेस को करंट चाहिए, जब प्रॉपर करंट मिलेगा तभी वो फंक्शन कर पाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से हम घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। If one device stops functioning, other device will continue to function. Its functioning is not affected. Potential across all the devices is same. Third, the resistance of the circuit decreases, due to which the current increases and the current need for all the individual devices is fulfilled. Resistance of circuit आपका कम हो गया तो हीट लॉस भी नहीं होता, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होती, तो एनर्जी लॉस भी मिनिमम होता है। तो इन सब कारणों से अपन घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्लियर है इतना, बन जाएगा ये। चला है फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर टू रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R1 और इसकी वैल्यू है R2, ये दोनों पैरेलल में है। अब किसी ने कहा इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो, क्या फॉर्मूला आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R एलसीएम क्या आएगा, R1 इंटू R2, R1 से R1 कैंसिल, बचा क्या R2, R2 इंटू 1 कितना आएगा R2, प्लस R2 से R2 कैंसिल, बचा कितना R1, R1 इंटू 1 कितना आया R1, 1/R। अच्छा देखो, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे 1/R की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे वैल्यू निकालनी है R की, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। डेरिवेशन जरूरी नहीं है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इससे सॉरी आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है सभी को कैसे किया मैंने। नाउ सपोज आई हैव n रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस, each of value r ohm, n resistance each of value r ohm and they are connected in parallel। ये ऐसे करके n रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू क्या है r है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या हो रहा था n इंटू आर, पैरेलल में क्या हो जाएगा r बाई n, पैरेलल में क्या हो जाएगा r बाई n, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और सबकी वैल्यू क्या हो सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले और उसके पहला वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप सीरीज पैरेलल का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 100 ओम है, और ऐसे मैंने सपोज 50 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। अब किसी ने बोला कि नेट रेजिस्टेंस निकालो, कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितना आंसर आ गया 2 ओम। और अगर यही सीरीज में लगे होते तब आंसर क्या था, n इंटू आर, 50 इंटू 100 दैट इज 5000। क्लियर है। तो आई थिंक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज क्लियर टू यू, टू एवरीवन। क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है,
जब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो और सारे कैसे हो, पैरेलल में। क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। चलो ठीक है फिर